हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा। इसलिए आप इसको पूरी वीडियो को देखना आराम से, और हम बारी बारी से पूरी डिटेल में बात बताएंगे और कैसे इसको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि जो अब क्वेश्चन जो आएगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आपको यहाँ पर टाइम 90 मिनट्स का है और क्वेश्चन आपका टोटल जो है 40 क्वेश्चन है। ठीक है, हम बारी बारी से करेंगे और एकदम बेहतरीन से समझा देंगे आपको, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आए आराम से आप बना ले। ठीक है, हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेशनल नंबर। देखो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के बारे में जब भी बात आए तो याद रखना कि रेशनल नंबर को कैसे पहचाना जाए। तो रेशनल नंबर्स का याद रखना कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर रेशनल नंबर होता है। जहाँ पर पी और क्यू जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, एंड जो डिनोमिनेटर होता है यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में अगर रहता है, ये अगर 3 क्राइटेरिया पूरा होता है तो उस कंडीशन पर वो जो गिवन नंबर होगा वो रेशनल नंबर होंगे। जैसे जितने भी इंटीजर्स हैं -3 -2 सब के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, -2 -1 0। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये जो सारे इंटीजर्स हैं रेशनल नंबर है, क्योंकि आप लिख सकते हैं 1/1 2/1, ये सारे नंबर्स को आप बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कंडीशन है कि ऊपर वाला और नीचे वाला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किस पर रिलेशन होना चाहिए? इंटीजर से। और डिनोमिनेटर शुड भी मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेशनल नंबर। तो देखा जाए तो ये जो √3 आप देख रहे हैं ये नन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यानी कि अगर ऐसा स्क्वायर रूट पाया जो कि नन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे √5 √6, तो ये सारे रेशनल नंबर्स नहीं होते, ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल के √4, तो ये 4 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, तो ये एक रेशनल है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर √3 नन परफेक्ट स्क्वायर रूट में है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। तो ये वाला रेशनल नहीं होगा। और पाए आपका इरेशनल, ये भी इरेशनल है, रेशनल नहीं। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जैसा कि डिफिनेशन, ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों तो इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर तो है ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको डिफिनेशन में बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है? बटा के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में। जहाँ पर p और q क्या होता है? स्टूडेंट बिलोंग्स करता है इंटीजर से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर p और q यानी 4 और 0 दोनों इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक क्राइटेरिया जहाँ की देखो तीनों कंडीशन अप्लाई होगा तभी वो नंबर्स इंटीजर कहलाएंगे। यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो गया, यानी ये 3 इंटीजर्स नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। ये हमारा 0/4 इक्वल क्या है? हमारा इंटीजर्स है। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। देखो 2 और 2.5 के बीच में इरेशनल नंबर अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप कुछ मत करो, इनको और इनको मल्टीप्लाई करो और रूट में चढ़ा दो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, रूट में चढ़ाओगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है हमारा, how many digits are there in the repeating block of digit in the decimal expansion of 3/7। तो you have 3/7, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 को 7 के जरिए डिवाइड देना, यहाँ पर पॉइंट लेना है, 7 चौके 28, उसके बाद 2.00 7 दूना 14, फिर आपका 14 6 20 0 7 8 56, फिर आप 4 बार 4 आउट उतरेगा, फिर 0.0 7 5 35, फिर आपका हो गया 35, फिर 5, फिर 0 7 7 49। तो यहाँ पर फिर 1 बचा, 7 0 बैठाएँ, 7 एकम 7, यानी फिर 3, फिर 0 7 चौके 28। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 428571 फिर से स्टार्ट हो रहा है, 428571, यानी कुल मिलाकर ये जो 3/7 का जो डेसिमल फॉर्म में आया वो आ गया 0.428571। तो कुल मिलाकर ये पूरे नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, यानी इस पर जो बार ब्रैकेट जो पड़ेगा ये कितने डिजिट पर? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान रहे बच्चों, ये हमारा देखो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म 2 तरह का होता है। जैसे रेशनल नंबर्स यानी जिन्हें आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2
आपका ये 3/2। तो अच्छा, रेशनल नंबर का जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे 1/2 है तो ये आएगा आपको 0.5। अब मान लो 1/3 तो ये आएगा 0.3 and 3 and 3 and so on। इस तरह से स्टूडेंट चलता जाएगा। तो यहाँ पर रेशनल नंबर का जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है टर्मिनेटिंग फॉर्म, यानी जो रुक गया, पॉइंट के बाद नंबर रुक गए हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, है ना। पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, यानी डिजिट रिपीट है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता ही जाएगा। तो कुल मिलाकर रेशनल नंबर का भी फॉर्म आप देख रहे हैं, एक टर्मिनेटिंग हो रहा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का किस तरह का फॉर्म, हमको समझ में आ गया। रेशनल नंबर का दो फॉर्म होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग यानी रेशनल नंबर का किसी ना किसी डेसिमल फॉर्म है। ये आपका यहाँ 1616 रिपीट हो रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी ये भी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। यहाँ पर 1416 रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका ये अभी आपका क्या है स्टूडेंट, रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। जैसा कि हमने दिखाया कि इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी चलता जाता है लेकिन कोई ना कोई आपका एक जो एक डिजिट है वो रिपीट होता है, एक या दो डिजिट, तीन डिजिट जो भी है। तो यहाँ पर 1416 रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा इसका, तो याद रखिएगा इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट, वो एक्चुअली दरअसल ऐसा होता है 0.121 221 222 एंड 402 इस तरह से चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नीदर रिपीटिंग, यानी इसमें कोई नंबर, कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में। ध्यान रहे, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, √3, √5, √6, ये सारे जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो भी है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में जो भी है, वो सारे इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.10400014 एंड सो ऑन, इस तरह, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और नीदर रिपीटिंग, यानी चलता जा रहा है और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब हमारा जो 5 नंबर में क्या कह रहा है स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द express the given number in the form of p by q, यानी बटा के फॉर्म में। p by q मतलब क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी p by q मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 0.37 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.37 में बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट मतलब 3737 रिपीट हो रहा है। आपको इसको फ्रैक्शन में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इसका ट्रिक देख लो स्टूडेंट। यानी यहाँ पर आपको अगर 0.37 है तो आपको इस पर बार ब्रैकेट दिया हुआ है, आपको इसको फ्रैक्शन रेशनल नंबर में लाना है। तो कैसे लाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, जीरो, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, है ना, फॉरगेट द पॉइंट। तो कुछ नहीं, तो जब पॉइंट को भूल जाओगे तो 037 उतार दोगे। अब माइनस करना, और इस पॉइंट से पहले कितना क्या है, इस पॉइंट से पहले 0 है तो -0। अब इस कितने डिजिट पर बार ब्रैकेट है, तो 2 डिजिट पर, तो 9 यहाँ पर डाल देना। तो 037 यानी 37 - 0 यानी 37/99। तो हमारा जो आंसर होगा इसका 37/99। अब हमारा जो नेक्स्ट है आपका जो 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू, विच ऑफ द फ्लोइंग द सम ऑफ अ टू इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो स्टूडेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इर्रेशनल नंबर का जो सम होता है, यानी दो इर्रेशनल नंबर का सम वो इर्रेशनल नंबर हो, ये ऐसा कोई नेसेसरी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे पास कोई एक इर्रेशनल नंबर है 2√5, 2 + √5। अब एक और इर्रेशनल नंबर है मेरे पास 5 - √5। तो इनका जब हम सम करेंगे तो √5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर ही आए, इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इर्रेशनल नंबर ही आए। और कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट दो, जैसे आपने ले लिया 2√5, ले लिया हमने यहाँ पर 8√5, तो यहाँ पर दो इर्रेशनल नंबर, इनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्रेशनल नंबर ही हो, ये भी बात को ध्यान रखना है। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। ऑप्शन सी में देखा जाए तो एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। आपको जैसा कि बताया कि हर रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इर्रेशनल नंबर भी आ जाता है। आपको पता है इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। रेशनल नंबर को बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इर्रेशनल नंबर को बटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल। तो एक इर्रेशनल नंबर रेशनल हो नहीं सकता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या आ गया, रियल नंबर के अंदर इर्रेशनल नंबर आ गया ना। तो इर्रेशनल नंबर को तो हम नहीं ना कह सकते हैं रेशनल नंबर। तो इसलिए एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ये पूरा फॉल्स है,
हर रियल नंबर नहीं, देख लो आप, रियल नंबर तो इरेशनल नंबर भी हो गया रियल नंबर, √3 भी तो आपका रियल नंबर हुआ, क्या इरेशनल है? नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ, ABC तीनों फॉल्स। यहाँ पर कह रहा है एवरी रियल नंबर इज इधर रेशनल और इरेशनल, ये एकदम सही है, क्योंकि हर रियल नंबर या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल नंबर। कोई भी रियल नंबर है, मान लो हमने 2 लिख दिया या √2 लिख दिया, तो ये आपका रेशनल है, ये आपका इरेशनल है, तो कोई भी रियल नंबर आप लिख दो, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसका जो आंसर होगा 0.45। यहाँ पर लिखा 23.43 वी एन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में, मतलब बटा के फॉर्म में आपको लिखना है। अब जाहिर सा बात PQ दोनों इंटीजर से बिलोंग करेगा और Q नॉट इक्वल टू 0, तो आपको देखो इसको कैसे बटा के फॉर्म में लिखो, कितना है 23.43, 23.43। यहाँ ध्यान रखिएगा 43 पे बार ब्रैकेट, इसका एक मतलब होता है कि 43 रिपीट हो रहा है आपका। सबसे पहले हमने तरीका बता दिया लिखने का, अगर इसको आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना तो आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों डिजिट को इस तरह एज इट इज़ लिख लेना है, पॉइंट को थोड़ा देर के लिए भूल जाना है। इस पॉइंट यहाँ पर माइनस डालना है, इस पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 2 डिजिट यहाँ पर लिख लेना है, कितने डिजिट पे बार ब्रैकेट है 2 डिजिट पे, तो 2 को 9 यहाँ पर डाल देना है। 3 में 3 गया 0, 4 में 2 गया 2, यानी 2320 डिवाइडेड बाई 9 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब कह रहा है कि चेक ऑफ दी, ध्यान दीजिएगा, चेक ऑफ द फ्लोइंग आर दी सॉल्यूशन ऑफ दी। तो देखो सॉल्यूशन की भी, किसी भी दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि जब आप उस पर वैल्यू पुट करो तो वो क्या हो, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो। जब आप x की वैल्यू को यहाँ पर, जैसे अगर आपने x और y का यहाँ पर, यानी जो x और y का वैल्यू है वही उसका उस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा x का 4 y का 0 दिया, एक बार x का 0 y का, तो आपको चूज़ करना, आपको यहाँ पर पुट करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो x का अगर हम 4 डालते हैं तो 5 चौके 20 - 4 और y का 0 तो 20 - 4 गुना 0, यानी 20 - 0 बराबर 20, यानी कि ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, और सब डालोगे तो एक सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस आधार पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी 9 का 8। कह रहा है कि इसमें द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज x बराबर 0। देखो ध्यान रखना वाई एक्सिस पर स्टूडेंट, ये आपको बता दी जाए क्लियरली, हम कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट मीन्स इट्स ओरिजिन, ओके। द इक्वेशन ऑफ दी वाई एक्सिस, ध्यान रखिएगा वाई एक्सिस पर जो एक्स का मान होता है, देखो एक्स का मान यानी एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, और एक होता है वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसा हमने यहाँ पर 0 और 1 ये हमने कुछ मार्क किया, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 जो है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो अगर एक्स बराबर 1 दिया, यानी इसका एक मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 है। अगर आपको एक्स वाई बराबर 1 दिया, इसका एक मतलब हुआ कि आपको वर्टिकल डिस्टेंस 1 दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ दी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर ये जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल जो लाइन है, इस पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो 0 होता है, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस वाई एक्सिस पर जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो वाई एक्सिस का होगा, वाई एक्सिस पर एक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, यानी जो एब्सिसा होता है, अरे एक्स का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस आधार पर हमारा ये वाला आंसर हुआ। ध्यान रखिएगा, बार बार हम रिपीट करें कि वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू क्या होता है 0, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है वाई का वैल्यू 0। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब कह रहा है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म बी और बी नॉट इक्वल टू 0 लाइन्स ऑन दी। यहाँ ध्यान दिएगा, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म बी, आपका ये क्या दिया, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया, किसी भी पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट्स दिया है, जहाँ पर बी नॉट इक्वल टू 0 लाइन्स ऑन द। तो आई किस पर, ये जो पॉइंट्स है ये किस पर, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, या वाई बराबर है एक्स के, या द लाइन एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन्स है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। यहाँ पर ये जो एक्स डैश है ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड आपका क्या होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अबव ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव वाई एक्सिस, और बिलो द ओरिजिन आपका वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
और ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाला जो ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि बी और बी, है ना, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट भी बी नज़र आ रहा है, वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो हमेशा एक्स का भी कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैसे बनता है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, बस एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट लिख दो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखा गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो भी प्लस और वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि एक्स यहाँ पर जीरो के इस साइड राइट साइड में क्या है, एक्स पॉजिटिव होता है, तो एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। जीरो के अबव में क्या होता है, वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो जो भी वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स किस साइड है, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव यानी वाई का जो भी कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और इस डायरेक्शन में दोनों नेगेटिव, यानी एक्स का भी वाई का भी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए जीरो के लेफ्ट में सबसे पहले हमको याद रखना है एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी सबसे पहले एब्सिसा फिर कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ध्यान रखिए। तो एक्स का यहाँ पर आपको पॉजिटिव डालना है और यहाँ पर वाई का नेगेटिव। इसका ये मतलब जो भी पॉइंट्स आएंगे उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव। किस में देखो, ये प्लेन जो फिगर, ये जो आपको एक चीज़ बताना भूल गए, ये जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस प्लेन फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। या तो पॉइंट किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लाई कर सकता है या तो पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट पर लाई कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स जो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर लाई करता है तो वो एक्स का भी प्लस, एक्स का कोऑर्डिनेट भी प्लस और वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस, वाई का कोऑर्डिनेट प्लस। तो ये सारे आपको हमने दिखा दिया। यहाँ पर आपका ये दिखा रहा है बी और बी, यानी सेम यानी एक्स का कोऑर्डिनेट अगर मान लो सपोज दैट ये अब 1 है तो वाई का कोऑर्डिनेट भी आपका 1 है, ये दोनों आपका 1 1 है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को लाई कर रहा है ना। तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर द लाइन्स इक्वेशन इतना दिया हुआ है बराबर 10 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो एक्स का अलग अलग वैल्यू के लिए वाई अलग अलग देगा, तो इस तरह से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हैविंग, आपका एरिया दिया हुआ है और आपको इसमें से कौन सा है करेक्ट है वो चुनना है। यहाँ पर जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट 0 का कोऑर्डिनेट्स है और बी का कोऑर्डिनेट्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये हमारा वर्टिकल लाइन और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ नंबर्स मार्क करते हैं, 0 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। इसी तरह ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर 1 2 and 3 and 4 and 5 and the last which is 6। और यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर जो पॉइंट ए है उसका जो कोऑर्डिनेट है 0,6, तो x का 0 y का 6, यानी x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। x का 0 और y का 6 यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट वाला हमेशा x का कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड वाला y का कोऑर्डिनेट होता है, यानी y का 6 देखो x का 0 मतलब हमने ऑलरेडी बताया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y का 6 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस 6 है। तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना है आपका 6, x का 0 y का 6, जो हमारा पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या 0,6, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ये जो O का जो कोऑर्डिनेट्स है 0,0, ये वाला ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया 6 और 6 यानी 6 और 0, यानी x का 6 और y का 0। x का 6 यानी x का 6 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 6 और वर्टिकल डिस्टेंस 0 दिया हुआ है। आपको पता है x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 6,0, क्या है पॉइंट, कौन सा पॉइंट, विच पॉइंट हियर, विच इज़ बी, ऑप्शन बी, ओके, नॉट ऑप्शन बी, बी पॉइंट, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को एक्चुअली फाइंड करना एरिया, तो AOB हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल, तो इसको जस्ट ज्वाइन कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर जो AOB, अब
मेरे को एरिया फाइंड करना है, तो ये आपको पता है कि ये दोनों जो लाइन एक दूसरे को काटती है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में काट करती है। तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया, यही ना बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस का कितना, इसका कितना डिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं 6, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी बेस 6 और वर्टिकल डिस्टेंस भी 6 है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 2 3 6 यानी 18। तो इसका आंसर जो होगा 18 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, किसमें एक्स, एब्सिसा मतलब समझिएगा एक्स का कोऑर्डिनेट, ध्यान रखिएगा एब्सिसा जब भी बात आए तो समझ जाओ एक्स का कोऑर्डिनेट। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और एक यहाँ पर आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, एक फर्स्ट और एक आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद कह रहा है कि पॉइंट -4 0 एंड x एंड 7 0 लाई ऑन, किस एक्सिस पर लाई करेगा। तो ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि आपको पता है कि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 0 दिया, आपको पता है x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है कि नहीं, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट -4 है, x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट 0, x का कोऑर्डिनेट 7, y का कोऑर्डिनेट 0, यानी हर आपको y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि x एक्सिस पर ही ये लाई करेगा ये पॉइंट, तो ऑन x एक्सिस। उसके बाद हमारा कह रहा है 16 नंबर कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43। अब देखो आपको हमने बताया था कि जो हम जब भी बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत जस्ट समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एक्स का कोऑर्डिनेट कहलाता है और वर्टिकल डिस्टेंस आपका वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट में ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट को हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा फर्स्ट में और वाई का कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट फर्स्ट में। तो यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट 4 है, यानी आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 4 है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब y का कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसी को हम लोग आपका ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। उसके बाद है द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो देखो एब्सिसा, एक्स का वैल्यू मतलब एब्सिसा, एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 यानी एब्सिसा 0, एक्स का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, बार बार रिपीट भी कर रहे हैं ताकि वो क्लियरली समझ में आए। इफ़ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अब ट्रायंगल है उसका मेजर दिया है 3:4:5, तो कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो यहाँ पर देखो 3x 4x, मान लो एंगल्स को एक लेट द जो ट्रायंगल के एंगल है उसको इस तरह मान लो, जो ट्रायंगल में एंगल है 3x 4x 5x इस तरह मान लिया। तो यहाँ पर आपको क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि उनके एंगल का सम 180 होता है, तो 3x + 4x + 5x, तो 5 4 9 3 12x, 12x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो 12 15, तो 15 हो गया, तो 3x बराबर एक एंगल हो गया हमारा 15 3 45, 4x बराबर एक एंगल हो गया 60 और 15 5 75, तो छोटा एंगल कौन सा हुआ 15 3 45, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका ये नेक्स्ट है 19 नंबर। In the figure we have कि AB is perpendicular to BC, then x बराबर what? Okay, first we need to think about the बिना सॉल्व के कैसे टिक लगा सकते हैं। तो देखो ये और ये इस पर परपेंडिकुलर गिरा और ये वर्टिकली अपोजिट आपका एंगल है, तो ये एंगल अगर 32 है तो पूरा एंगल 32 होगा, ध्यान रखिए। अगर ये x है तो ये जाहिर सा बात है 32 - x होगा, ये कितना होगा 32 - x। तो अब आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, आप आराम से, क्योंकि आपको पता है ये पूरा कितना होगा, ये पूरा तो कुल मिलाकर 32 है ना, ये पूरा कुल मिलाकर तो 32 ही है ना, तो 32 + 90 + x + 14, तो x + 14 और 32 + 90, 90 10 100 122, तो बराबर 180। आपको पता है ना ट्रायंगल में एंगल का प्रॉपर्टी, तो x + 22 4 36 146 बराबर 180, तो x बराबर 180 - 146, 10 में 6 गया 4 और 7 में 4 गया 3, तो यहाँ पर हो गया 34 डिग्री। ओके,
यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 136 होगा, ठीक है। 180 माइनस 136 कितना हो गया, 10 में 6 गया 4, 7 में 3 गया 4, यानी कुल मिलाकर ये कितना हो गया, 10 में 6 गया 4, 7 में 3 गया 4, तो ये 44 डिग्री हो गया, ठीक है। स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो 44 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक। स्टूडेंट ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, वन एंगल इज इक्वल टू द 3 टाइम्स इट सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल क्या होगा। तो ध्यान रखिए, अगर मान लो एक एंगल x है और इसका सप्लीमेंट y है, तो x बराबर 3y। अब दोनों ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x की जगह 3y डालेंगे, तो 3y प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी 4y बराबर 180 डिग्री, यानी y बराबर चाचों के 16, 17, 18 और 45 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 3 गुना 45 यानी 135। तो इसका आंसर होगा 135, ठीक है, क्लियर। स्टूडेंट ये हमारा 2 स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी, 2 स्ट्रेट लाइन है, इसमें एंगल बी ओ डी बराबर 63 एंगल बी ओ सी का वैल्यू। 2 स्ट्रेट लाइन ले लिए, एक हमने यहाँ पर ए बी ले लिया और एक सी डी लाइन ले लिया। अब ये एंगल, एक एंगल है आपका बी ओ डी बराबर 63 डिग्री, तो बी ओ डी बराबर हमने यहाँ पर 63 डाल दिया, यहाँ पर 63 लिख दिए, ठीक है। तो ये जब 63 डिग्री तो ये भी 63 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अब जाहिर सा बात है ये हमारा कितना है, तो बी ओ सी फाइंड करने बोला, तो बी ओ सी फाइंड नहीं कर पाओगे आप, आराम से फाइंड कर लोगे। आप देखो ना, बी ओ सी 180 में 63 घटा दोगे, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, तो 180 में 63 घटा दोगे, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके। ध्यान रखिएगा, राइट द सप्लीमेंट ऑफ 132। ध्यान रखिएगा, जब भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो दोनों एंगल आपका सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो अगर इसका सप्लीमेंट एंगल निकला है तो इसमें कितना जोड़े तो 180 हो जाए, तो 132, 48, 49, 50, 60, 70, 80, यानी ऑप्शन बी। एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। कोई एंगल है, मान लो कोई एंगल x है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अब इसका सप्लीमेंट एंगल है मान लो जाके 180 माइनस एक्स। अब अगर ये इक्वल हो जाता है इसका, ठीक है, एन एंगल इज इक्वल टू 1/3, 1/3, ओके। तो 3x बराबर 180 माइनस एक्स, तो 4x बराबर 180, यानी x बराबर चार चुके 16, 45 डिग्री। तो आंसर ऑप्शन विल बी 1, ओके, 45 डिग्री। यहाँ पर कोई बोल रहा है एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अगर x है कोई तो उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का, जाहिर सा बात है अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ऐड कीजिएगा तो आपको 180 आना चाहिए दोनों एंगल का सम, तभी ना उन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम लोग। ये कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू बोथ ऑफ द गिवन पॉइंट। अगर कोई दो पॉइंट है तो एक ही लाइन पास होगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए। इन हाउ मेनी लाइन टू इन डिस्टेंट प्लेन कैन इंटरसेक्ट, ओनली वन लाइन, ओके। अब दिया हुआ है यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, एक ट्रायंगल ए बी सी है, सपोज दैट देयर, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए, तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी ले लो, ए बी सी, एंगल ए आपका 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री, ये आपका एंगल बी आपका 60 डिग्री। अब ये 60, 70, 80, 90, 100, तो ये 80 डिग्री होगा। अब कहता है डिटरमाइन द लार्जेस्ट साइड। देखो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाले साइड लार्जेस्ट साइड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन है, 80 है, तो इसके बड़े, इसके सामने वाले जो अपोजिट साइड होंगे, जितने बड़े एंगल होंगे तो उसके अपोजिट साइड जो होंगे उतने ही बड़े होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगा दैट विल बी ए बी, तो ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, ओके। आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, इसमें कह रहा है द सम ऑफ दी 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज, ध्यान रखिए, ऑलवेज लेस देन इट्स पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल में जो साइड्स का सम होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। यहाँ पर ए बी सी दिया है, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू दिया होता है, एंगल ए का वाई निकालना है, तो 180 में इन दोनों का सम को घटा दो, आराम से फाइंड हो जाएगा। तो 180, 50, 55, 55, 60, 70, 80, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर बता दिया जाए कि दो ट्रायंगल है, अब दो ट्रायंगल है, अब ये दो ट्रायंगल ए बी सी और ए सी बी, ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आपको आइसोसेलेस है। अच्छा, आइसोसेलेस मतलब होता है, ध्यान दें क्वेश्चन को समझिएगा, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी देन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ, किसमें, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक आपको तरीका बता दें, अगर ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है तो इसका अगर आप फर्स्ट टू लेटर ले रहे हैं तो इसका भी फर्स्ट टू लेटर लेंगे। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टू लेटर क्या, ए बी, इसका भी फर्स्ट टू लेटर। अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं बाई CPCD के आधार पर। तो ए बी जो होगा ए सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, ए सी ए बी, ए सी अगर ए बी के साथ होना चाहिए, ए बी
BC के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, देखो फर्स्ट टू लेटर अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर भी फर्स्ट टू लेटर लो, तो AB AC के बराबर है। अगर ये वाला लेटर और ये वाला लेटर ले रहे हो बीच को छोड़ के, तो यहाँ भी वही लेना है, यानी AC बराबर होना चाहिए AB के, जो कि नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट टू लेटर में ले रहे हैं AB, यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर, तो AB बराबर AC होना चाहिए, ना कि BC। तो ऑप्शन A इज़ करेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि PQR, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCD के आधार पर उनके जो रिमेनिंग साइड्स होते हैं आपस या एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं बाय CPCD के आधार पर। तो यहाँ पर देखो, जो अगर फर्स्ट टू लेटर ले रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है ED किसके बराबर है, तो ED मतलब आपको ये वाला लेटर लेना और ये वाला और बीच वाला छोड़ना। तो बिल्कुल सेम ये वाला लेंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये वाला छोड़ देना, यानी कहीं ना कहीं ED बराबर होगा PR के। तो PR कहीं पर नहीं है, हाँ है, तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, 30 नंबर। स्टूडेंट ये हमारा 31 नंबर है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पर दो लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। अब ए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि आपका 180 से ज़्यादा और 360 से कम, इस तरह के एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी 32 का C नंबर। ओके, अब कहता है कि इफ ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मान लो सेम बेस है, तो उसके लिए कौन सा करेक्ट है। तो देखो, अगर यहाँ पर देख लीजिए ABC और DBC दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल और सेम बेस है आपका BC, तो इसके लिए कौन सा है। देखो, तो ट्राइंगल ABC, अगर हमने ABC बनाया तो ABC, तो ये सेम बेस में एक और ट्राइंगल DBC, ये भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी कहीं ना कहीं एंगल ABC बराबर होगा एंगल ACB के। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहे हैं इन शॉर्ट फॉर्म, और DB बराबर है DC, यानी इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल DBC बराबर होंगे एंगल DCB के। तो अब हम 1 और 2 को घटाएंगे, तो ABC में अगर हम DB से घटाते हैं तो ABD बराबर हो जाएगा, और ACB में इधर भी घटाएंगे, जैसे इस साइड घट रहा है इस साइड, तो ACD के बराबर होगा, यानी ABD किसके बराबर होगा, ACD के। तो ABD किसके बराबर, ACD के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ये वाला ABD बराबर होगा ACD के। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, ये सारा सही है, ये वाला सही है। ठीक, अब कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, अच्छा देखो ध्यान रखना, ये आपका एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उस पर याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो x,0 होता है। एक्स का एक्स जनरल होता है, एक्स की जगह कोई भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो, है ना, -2 कुछ भी, लेकिन एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लाई करे तो वो हमेशा x,0 होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम। वैसे एंगल को आपको पता है कि एंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ रूल होते हैं, तो ये सारे रूल होते हैं, SAS ASA SS, तो ये रूल नहीं होते हैं। तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसमें खुद बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो ये रूल नहीं है SSA अभी तक। अब कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x⁻³ एंड x⁻² इज। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों की x डिस्टेंस बोल रहा है बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x⁻³ की जगह कुछ भी हो, यानी जनरल में आपको बता देते हैं x=a क्या होता है, उस लाइन का इक्वेशन है जो कि पैरेलल होता है आपका किसके, आपका सिंपली पैरेलल होता है y एक्सिस के। तो यहाँ पर सबसे पहले x⁻³ और x⁻² दिया है। सबसे पहले हमने इस तरह से, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन x डैश y डैश, ये हमारा 0,1 मार्क कर लेना है, 2 3 इधर -1 इधर -2 और इधर -3। तो x बराबर -3 दिया, यानी ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा वो पैरेलल होगा y एक्सिस के। तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ होगा। यहाँ पर x=2 दिया, यानी ये x=2, ये किसका इक्वेशन बनेगा, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x=2, तो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा -3,0, यहाँ पर 2,0। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ बोल रहा है कि इनका जो ग्राफ हो गया। अब कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑन द इक्वेशन, तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस जो है
यहाँ आप देख सकते हैं x का कितना है -3, वो माइनस तो अभी छोड़ दो, एक्सक्लूड करो उसको। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर दिखाया 3 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिखाया 2, तो टोटल डिस्टेंस है जो आपका वो 5 है। तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी होगे। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ 2k - 1 2k - 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x के जगह यहाँ पर 2k - 1 डाल देना है और y के जगह k डाल देना है, आपको आराम से k का वैल्यू निकल जाएगा। 39 नंबर में इन राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज़। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड उसका हाइपोटेन्यूज होता है। इसका रीज़न क्या है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, ABC, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ा एंगल कौन है, ये वाला है, तो इसके सामने वाला आपको जैसा बताया कि अगर बड़ा एंगल है तो इसके सामने वाला। अब ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में 90 से छोटा, तो सबसे बड़ा एंगल तो ये है ना 90 डिग्री। तो 90 से यानी कि ये बड़े एंगल है तो इसके अपोजिट जो साइड होंगे वो बड़े साइड होंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ कह रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ऑप्शन 40 आपका कंप्लीट हुआ। देखो कमेंट करो और वीडियो कैसी लगी वो बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके, और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इस अगर आप कमेंट करो और इस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।